नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक संख्या पद्धति ही रहेगा और इस टॉपिक का हमारा यह तीसरा पार्ट है। इस टॉपिक पर हम पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद में इसको देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे कि अभी हम क्या पढ़ेंगे और पहले की 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी और आप सभी भर्तियों और सभी सूचनाओं से अवगत रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई पहल, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं रीट लेवल 1 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल सटीकता और अच्छे तरीके से निःशुल्क आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीर तेजा क्लासेज प्लेटफॉर्म को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने अभी तक पहले की 2 क्लासों में क्या क्या पढ़ लिया। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास में बताया, अभी तक हमने संख्याओं की जो जानकारी है वो प्राप्त की है कि संख्याएं किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने प्राकृत संख्या क्या होती है और उनके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था और पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इनके बीच बीच में मैंने आपको 3 से 4 प्रश्न और करवाए थे। जैसे यदि 2 संख्याएं प्राकृत संख्याएं हों तो क्या उनका योग, उनका घटाव, उनका गुणनफल, उनका भागफल, ये सभी प्राकृत संख्या होगी या नहीं। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन आपको पूर्णांकों के लिए करवाया था और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको परिमेय संख्याओं के लिए करवाया था। उसके बाद में आज हम आगे बात करेंगे सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। उसके बाद में एक फॉर्मूला जिस पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। उसके बाद में एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और लास्ट में हम बात करेंगे आयोटा के बारे में। तो इसी प्रकार से हमारा आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो हम ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण कथनों की। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण कथन रहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कथन रहने वाला है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पहला कथन लिखते हैं। आप चाहें तो बीच में वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या हमारे साथ साथ बराबर सुनते सुनते लिख सकते हैं। तो पहला कथन लिखते हैं कि 2
परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। फिर दूसरा हमारा कथन है, दूसरा कथन क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले कथन हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें, अपने दिमाग के अंदर बैठा लें। दोनों महत्वपूर्ण कथनों को मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कथन है, दूसरा महत्वपूर्ण कथन क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको मिलते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें और इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इनको आप अच्छे से लिख लें और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। इसके बाद में एक फॉर्मूले की बात करते हैं और इसके ऊपर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दो परिमेय संख्या ए व बी के मध्य के वी परिमेय संख्या ज्ञात करना आपसे पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के प्लस बी बट्टे में के प्लस एक। आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, वो बोल देगा आपको कि दो परिमेय संख्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया 3/5 और 9/7, इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य 105वीं परिमेय संख्या बताइए। तो किन्हीं भी दो पर्टिकुलर परिमेय संख्याओं के मध्य वो आपसे पूछेगा कि बीच वाली 102 नंबर वाली बताओ, 103 नंबर वाली बताइए, 1000 वाली बताइए। तो किसी भी बीच में से एक नंबर आपसे वो पूछ लेगा कि इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य 200वीं परिमेय संख्या का मान बताइए। पहले जो अपने एग्ज़ाम हैं, जैसे मान लो या अपन छोटी वाली क्लासों की बात करें, उनमें डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बताइए, 4 परिमेय संख्याएं बताइए, या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच वाली परिमेय संख्याओं को बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कैसे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं, जैसे ए और बी, दो परिमेय संख्याओं के मध्य के वी, के मतलब यहाँ पर कोई नंबर है, 105वीं 115वीं, तो के वी परिमेय संख्या के लिए जो फॉर्मूला है ए के प्लस बी बट्टे में के प्लस एक। तो अभी तक हमने दो महत्वपूर्ण कथनों के बारे में चर्चा की है और उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई पर्टिकुलर एक परिमेय संख्या आपसे पूछे तो आपको किस फॉर्मूले के उपयोग से उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए के प्लस बी बट्टे के प्लस एक।
तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको आराम से लिख सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बीच में बोला कि आराम से अच्छे से सुनते जाएं और बराबर इसको लिखते जाएं। आप नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और मैं इतना आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको मैंने न करवाई हो। सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाला हूँ, और उनमें से एक भी चीज़ रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल 1 के अंदर, गणित के अंदर एक भी चीज़ यहाँ से बाहर से नहीं पूछी जाएगी। सारी की सारी आप जो नोट्स बनाओगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, सब कुछ वहीं से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया तरीके से पढ़ते जाएं, आराम से मस्त रहें, खुश रहें और घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी करें रीट लेवल फर्स्ट की। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि हम इसके लिए एक दो उदाहरण लेते हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, उनके बीच वाली परिमेय संख्या निकाल के मैं आपको बताता हूं। दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और एक आप अपने आप स्वयं करें, और उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि इसका उत्तर आपके क्या आया है। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तब तक आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें। ऑल पर जैसे ही आप सेट करोगे नोटिफिकेशन को ऑन करके, तो आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, ए का वैल्यू 2/5 माना है मैंने, बी का वैल्यू 3/7 माना है मैंने, और जो के का वैल्यू है मैंने माना है 115। यहाँ पर मैंने दो परिमेय संख्याएं ली है, और उनके बीच की जो उनके बीच में 115 नंबर वाली जो परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या आपसे एग्जाम में बीच वाली पूछी जा सकती है, इनके बीच की कोई भी। यहाँ पर नंबर भी चेंज हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि नंबर वही का वही एग्जाम में पूछा जाए। आपको मेथड आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए, कैसे प्रश्न को करना है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले की क्लास में भी बोला था कि गणित में समझने के लिए सब कुछ है, लेकिन रटने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य 115वीं परिमेय संख्या का मान निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए के प्लस बी बट्टे में के प्लस 1 बराबर, ध्यान से देखते जाएं। ए की जगह पर हम लेंगे 2/5, इंटू में के है, मल्टीप्लाई में कौन है, के, तो के की जगह पर हम लेंगे 115, प्लस का चिन्ह है, उसके बाद में कौन है, बी है, बी की जगह पर क्या है, 3/7 है, और बट्टे में है के प्लस 1, के की जगह पर 115 है, प्लस में क्या है, 1 है, तो ये लीजिए 1 है, बराबर का चिन्ह ये लीजिए। 5 के पाड़े से काट देंगे इसको, 5 का पाड़ा जब 2 बार बोला आपने तो 10 आया, फिर 1 और 5 15, 5 का पाड़ा 3 बार बोला तो 15 आया। ठीक है, 23 गुणा 2, तो 23 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 46 आएगा, प्लस में 3/7 बटे में 115 प्लस में 1, तो 115 में जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 116 मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 46 प्लस 3/7,
46 को जैसे ही आप 7 से गुणा करेंगे 280 और 42 अपने पास में हो जाएगा 322। तो 46 को जैसे आपने 7 से गुणा किया 322 और प्लस का चिन्ह, प्लस में आगे कितना है 3 है और बटे में क्या है 7 है और ये मेन बटा है आपका यहाँ पर और बटे में नीचे क्या है 116 है। 322 में आप जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। 325 बटे 7 और मेन बटे 100 का क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में या फिर किसी भी एक कक्षा में आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा कि A बटे B मेन बटे C बटे D। अगर आपको ऐसा दिखाई देता था A बटे B फिर मेन बटे C बटे D, इस प्रकार का जब स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं नीचे जो C बटे D है उसको पलट देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे A बटे B इंटू D बटे C, ऐसे पलट देते हैं। आप कहोगे यहाँ पर तो हमारे पास में 3 नंबर हैं बट आप जो बता रहे हैं वहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे 116 के नीचे बटे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इस नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो 116 बटे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर करते हैं 325 बटे 7, इसको पलटा उल्टा कर दिया 1 बटे 116। 325 को जैसे ही आप 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 325 बट्टे में 116 को 7 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा आपका 812। कितना हो जाएगा 812। तो आपको क्या करना है सिंपल सा 325 को 1 से गुणा किया और 7 को किससे गुणा किया 116 से। तो ऊपर तो 325 को 1 से गुणा करने पर 325 ही आएगा बट नीचे 116 को 7 से गुणा करने पर 812 आया। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था कि एक परिमेय संख्या 2/5 है, दूसरी परिमेय संख्या 3/7 है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य 115वीं, आप इसके पास में इसे लिख सकते हैं 115वीं। तो 115वीं परिमेय संख्या का जो मान है वह हमें बताना था। तो हमने क्या किया पहले फॉर्मूला लिखा AK प्लस B बट्टे में K प्लस 1। यहाँ पर A का K का और B का तीनों का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट किया और आसानी से जोड़ बाकी गुणा भाग के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया और इसका जो उत्तर आया वो आया 325 बटे 812। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 और 3/7 के मध्य 115वीं परिमेय संख्या 325 बटे 812 होगी। ओके, इसके बाद में ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा पुनः विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी विद्यार्थी इस वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा आपको खाली रीट की तैयारी नहीं, इसके अलावा अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए भी हम इस वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अन्य वीडियोज अपलोड करते रहते हैं और पीछे भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। खास तौर पर अभी BSTC का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी BSTC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ना चाहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें संख्या में परिवर्तन रहेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से और आपको मैं करवाता हूँ अच्छे से। पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने इसके इन दोनों संख्याओं के बीच का एक छोटा 115वीं परिमेय संख्या हमने निकाली थी। इस बार दो अलग परिमेय संख्याएं हैं और थोड़ा सा बड़ा नंबर यानी कि 1000वीं परिमेय संख्या हम इस प्रश्न में निकालने वाले हैं। तो आपको ये न लगे कि हमने आपको एक आसान प्रश्न करवाया, थोड़ा सा एक बड़ा नंबर, जिससे आपको ये लगे कि हम सभी विद्यार्थी जो आप देख रहे हो, आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि आप अच्छे से जो आसान प्रश्न हो उसको भी कर सकें और थोड़ा मुश्किल भी अगर आ जाए तो उसको भी आप आसानी से कर सकें। तो हम इसको कर रहे हैं अच्छे से और आराम से देखें। इसका फॉर्मूला AK + B बट्टे में K + 1। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पर हमने लिखा 9/10, गुणा में कौन है, हमने हमारे पास में के है, के की जगह पर हमने लिखा 1000। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये लीजिए, प्लस में बी है, बी की जगह पर हमारे पास में कौन है, 5/3 है और बट्टे में क्या है, के + 1 यानी कि 1000 प्लस में 1 बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ पर आराम से देखिए, 0 ने 0 को कैंसिल कर दिया। 9 के गुणा में है 100 यानी कि 100 को जब 9 से गुणा करेंगे हमारे पास में आएगा 900 और प्लस का चिन्ह और 5/3। नीचे बट्टे में हमारे पास में 1000 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 1001। यहाँ पर इसको हल करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, 900 × 3, 9 तिया कितना होता है, 27 यानी कि 2700 प्लस में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है और बट्टे में क्या है, 3 है और मेन बट्टे 1001। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको यहाँ पर मैंने लिखा था कि A/B मेन बट्टे C/D, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तब हम क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं, नीचे वाला जो C/D है उसको पलट देते हैं और वह क्या बन जाता है, D/C। यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 2700 में जैसे ही 5 जोड़ा ये हो जाएगा 2705 और बट्टे में क्या है हमारे पास में, 3 है। इस C/D को जैसे ही पलटा ये हो जाएगा D/C यानी कि 1/1001। 2705 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 2705 ही रहेगा और बट्टे में हमारे पास में 1001 को हमने किससे गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 3003। इस प्रश्न को भी हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आराम से इसको किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या हमने ली 9/10, दूसरी परिमेय संख्या हमने ली 5/3 और इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य 1000वीं यानी कि 1000वीं परिमेय संख्या हमने निकाली है। फॉर्मूला वही है, AK + B बट्टे में K + 1। यहाँ पर हमने A का, K का और B का तीनों नंबरों का जो वैल्यू क्वेश्चन में था उसको यहाँ पर पुट किया और आसानी से जोड़ बाकी गुणा भाग से इस प्रश्न को हमने हल किया और उसका जो वैल्यू मान आया है 2705/3003। इसका मतलब क्या हुआ कि 9/10
और 5/3 के मध्य 1000वीं परिमेय संख्या 2705/3003 होगी। तो बिल्कुल और बहुत ही आसानी से, एकदम आराम से हमने इस प्रश्न को कर लिया है। ओके, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको यह एकदम आसानी से समझ में आ चुका है तो आप बिना देखे भी ए, बी और के की वैल्यू लिखकर और बिना देखे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं, उसे आपको अपने आप करना है, यानी कि स्वयं करना है, और उसका जो उत्तर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको उसे भी करके बताना है। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप उसे करना है आपको, और करके बताना है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर। ठीक है, मैंने लिखा जैसे 7/5, ये अपना जो वैल्यू है वो किसका रहेगा, ए की वैल्यू रहेगी 7/5, और मैंने लिखा 3/8, ये जो रहेगा किसकी वैल्यू है, ये बी की। आपको 7/5 और 3/8 के मध्य 153 जो है 153वीं परिमेय संख्या आपको बतानी है। 7/5 और 3/8, पहली परिमेय संख्या 7/5, दूसरी परिमेय संख्या 3/8, आपको इन दोनों के मध्य 153वीं परिमेय संख्या। तो जो विद्यार्थी पहले और दूसरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझ चुका है वह विद्यार्थी इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से करने वाला है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि 7/5 और 3/8 के मध्य 153वीं परिमेय संख्या का जो मान आएगा वो क्या होने वाला है। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और इसके बाद में आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, तब तक आप इसका उत्तर आप करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, तो पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं, आप अच्छे से सुनिए जिससे आपको दिमाग में याद हो जाएगी अच्छे से। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को अगर आप समझकर पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को समझकर पढ़ेंगे तो वह ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तुरंत सीधा ही किसी भी चीज़ को रटने का प्रयत्न न करें। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर,
दोबारा से सुने, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, तो जिनका आप वर्ग करेंगे ना, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। दोबारा सुने, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं आपको बोर्ड पर, आप बराबर अपनी कॉपी में लिखें। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो हमने क्या लिखा कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये परिभाषा है जो हमारे दिमाग में सीधा सेट हो जाएगी। देखिए इसका एग्जाम्पल, इसके उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया -6, इसका क्या किया मैंने? वर्ग किया। मैंने क्वेश्चन परिभाषा में क्या बोला? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या, मैंने नंबर लिया -6, इसका मैंने वर्ग किया, स्क्वायर किया। अगर एक पॉजिटिव नंबर आता है, अगर एक धनात्मक संख्या आती है, तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो इसको करते हैं, देखो, -6 का स्क्वायर यानी कि -6 इंटू -6 यानी कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा प्लस का। तो एक पॉजिटिव नंबर आया, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो √25, मैंने क्या लिया? √25, इसका मैं क्या करने वाला हूँ? वर्ग करने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट को किस प्रकार कैंसिल करता है, इसका मेथड क्या है। तो यहाँ पर स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, यहाँ पर हमें क्या मिला? 25 मिला। 25 एक धनात्मक संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? वास्तविक संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिया -6/7, इसका मैं क्या करूँगा? वर्ग करूँगा। देखो, माइनस का जब भी वर्ग होता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या बनाता है? प्लस बनाता है। तो -6/7 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 का भी स्क्वायर करना है और 7 का भी स्क्वायर करना है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 यानी कि 49 हो जाएगा। तो हमारे पास में 36/49 एक संख्या मिली है जो कि क्या है? प्लस की है, धनात्मक संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 उदाहरण लिए हैं जिससे आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल -6 लिया, उसका स्क्वायर किया तो एक पॉजिटिव नंबर मिला। दूसरा एग्जाम्पल मैंने √25 लिया, उसका स्क्वायर किया, एक पॉजिटिव नंबर मिला। तीसरा नंबर मैंने -6/7 लिया, उसका स्क्वायर किया और एक पॉजिटिव नंबर मिला। यहाँ से हम बिल्कुल ही आसानी से, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के नंबर्स आते हैं और वह आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है, तो आप बड़ी आसानी से उनमें अंतर कर सकते हो। कैसे करोगे? उनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में यदि पॉजिटिव नंबर आता है
धनात्मक संख्या आती है, इसका तात्पर्य क्या होगा कि दी गई संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो रियल नंबर। आगे वाला अल्फाबेट बड़ा होता है, रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके बाद में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसा कि मैंने आपको बोला हमारे साथ साथ में लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ही स्मूथली एकदम आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी एक एक बात को आराम से समझे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास में ऑनलाइन कोर्स लेने का और कोचिंग जाने का, ऑफलाइन पढ़ने का पैसा नहीं होता है, तो उन सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए मैं चाहता हूं कि उनको अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके और उसके साथ में अच्छे अंक प्राप्त करके उनका सिलेक्शन हो और अपने माँ बाप का नाम वह रोशन करें। तो इसके लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए जैसा आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी मर्जी हो। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या या फिर हम कह सकते हैं अवास्तविक संख्या, नॉन रियल नंबर। अभी हमने रियल नंबर पढ़ा है और अभी हम नॉन रियल नंबर पढ़ेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद में अभी हम वास्तविक संख्याओं के बाद में अवास्तविक संख्या या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्या, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या की जस्ट विपरीत होती है। देखिए, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। हमने एक परिभाषा क्या लिखी, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अगर आपको याद हो अभी वाली परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी वास्तविक संख्याओं की, क्या बताया था मैंने कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फिर हमने उसके एग्जाम्पल लिए। अभी जो मैंने परिभाषा लिखी है काल्पनिक संख्या की, वह जस्ट उसकी उल्टी है, विपरीत है। तो काल्पनिक संख्या क्या, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर अगर हमें मिलता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि वह संख्या कैसी है, काल्पनिक या फिर अवास्तविक है। हम यहाँ पर काल्पनिक को नॉन रियल नंबर भी कह सकते हैं। आप चाहें तो इसका अंग्रेजी में भी नाम लिख सकते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया -√2। देखिए, अगर मैं -√2 लेता हूँ और एक में लेता हूँ रूट के अंदर -2, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको आप अच्छे से समझे। अगर मैं -√2 लेता हूँ
और इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस है स्क्वायर करने पर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर जो होगा वो रूट को कैंसिल करेगा और हमें नंबर क्या मिलेगा, 2, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि यह एग्जाम्पल किसका होगा, वास्तविक संख्याओं का होगा, न कि काल्पनिक संख्याओं का। बट आप इसको ध्यान से देखिए, तो आप इसको भी दिमाग में रखें कि ये क्या है, ठीक है। तो आप इसको एक बार दिमाग में रखें, मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूँ जिससे आपके दिमाग में रहेगा, और आप इसको उस एग्जाम्पल में लिख लीजिए जहाँ पर हमने वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं, इसका जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ तो यह जो स्क्वायर होगा वह इस रूट को तो कैंसिल कर देगा, बट हमें जो नंबर मिलेगा वह क्या मिलेगा, -2। यह -2 एक नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर है। और हमने परिभाषा में क्या लिखा कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे ही हमने इसका वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो हमें -2 मिला, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -√3, फिर वही बात देखिए, यहाँ पर इसको और इसको देखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं इसको क्या लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, रूट के अंदर -3। इसका जैसे आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, बट जो नंबर मिला -3 मिला, ये कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे से वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं की पहचान कर ली है। तो बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को आपने लिख लिया होगा। अब हम एक अलग कथन करने वाले हैं जिसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम एक प्रश्न करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात अगर सम संख्या आ जाए तो क्या होता है, और काल्पनिक संख्या के ऊपर यदि घात विषम संख्या आ जाए तो उस स्थिति में क्या वह वास्तविक संख्या होगी या फिर वह काल्पनिक संख्या होगी। तो इसको आप अच्छे से लिखें। देखिए, काल्पनिक संख्या इसके ऊपर यदि घात सम संख्या आ जाए तो यह क्या होगी, और दूसरा काल्पनिक संख्या के ऊपर घात अगर विषम संख्या आ जाए तो क्या होगा। मैं आपको एक एक चीज करवाने वाला हूं, कोई भी चीज यहां पर मैं छुड़वाने वाला नहीं हूं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। आपको अगर विश्वास न हो तो आप इन चीज़ों को आप जहाँ से भी पढ़ते थे पहले, या फिर आप अगर पढ़ने नहीं जाते हो, आपके पास में इतना पैसा नहीं है, तो आपका जो भी दोस्त जहाँ पढ़ने जाता है तो आप एक एक चीज़ को मिला लें। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो महत्वपूर्ण हो एग्ज़ाम की दृष्टि से और मैंने नहीं करवाई हो। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात सम संख्या आ जाए या फिर काल्पनिक संख्या के ऊपर घात विषम संख्या आ जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात सम संख्या आ जाए तो जो उत्तर होगा हमारा वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। और यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात विषम संख्या आ जाए तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, वास्तविक। यहां पर हो गया ना, तो यहां पर क्या आएगा, काल्पनिक। हमने दो चीजें लिखी है यहां पर
कि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात यदि सम संख्या आ जाए तो जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और यदि काल्पनिक संख्या के ऊपर घात विषम संख्या आ जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। तो इन दोनों कथनों को आप अच्छे से याद रखें और दिमाग में बैठा लें। तो आप अगर चाहते हैं तो इनके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने बोला कि माइनस का काल्पनिक संख्या मैंने ले ली, मान लो माइनस की 6, और इसके ऊपर घात मैंने ले ली सम यानी मैंने ले लिया जैसे 28, और दूसरा मैंने लिया काल्पनिक संख्या के ऊपर घात विषम, जैसे मैंने लिया माइनस का 5, ये काल्पनिक संख्या है और इसके ऊपर घात ले ली मैंने विषम। तो इस स्थिति में जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारा उत्तर होगा, वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा या फिर काल्पनिक संख्या होगा। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको तरीका बताया है, मैंने आपको बताया है कि कौन सा काल्पनिक संख्या है, कौन सा वास्तविक संख्या है। तो आपको अच्छे से अगर पता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, और यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी दिया है कि काल्पनिक संख्या के ऊपर यदि घात सम संख्या या फिर काल्पनिक संख्या के ऊपर यदि घात विषम संख्या, तो उसके जवाब में उसका जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा। तो 3-4 प्रश्न मैंने आपको पहले दिए थे, उनका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके अलावा इन दोनों का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा वास्तविक है इनमें से और कौन सा काल्पनिक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कल के वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद में एक तो हम बात करने वाले हैं, एक प्रश्न लेंगे कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हो तो क्या a प्लस b वास्तविक होगी, क्या a माइनस b वास्तविक होगी, क्या a गुणा b वास्तविक होगी, क्या a बटे b वास्तविक होगी, क्या a की घात b वास्तविक होगी। और उसके अलावा हम आयोटा के बारे में बात करेंगे, फिर सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम संख्याओं के बारे में पूरा लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। फिर उनके अंदर जो आएगी परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, उन सबको उस चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मैंने अच्छे से पढ़ाया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे आप सभी विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और घर बैठे अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपने रीट लेवल 1 एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।